हेलो नमस्कार वेलकम एवरीबॉडी वेलकम बैक टू योर चैनल जियोपॉलिटिकल स्टडीज। और आज के इस वीडियो में हम एक रीसेंट जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट पर बात करने वाले हैं विच इज़ अबाउट इंडियाज एग्जिट फ्रॉम तजिकिस्तान अयानी एयरबेस। ये बात थोड़ी कॉम्प्लेक्स है बट इस एग्जिट का मतलब है कि इंडिया ने अपने मिलिट्री प्रेजेंस को सेंट्रल एशिया से हटा लिया है। और इसके मायने क्या हैं इंडिया के लिए और इससे उस रीजन पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है और इंडिया को क्या इससे बेनिफिट होगा, क्या नुकसान होगा, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे तजिकिस्तान की ज्योग्राफी क्या है। किसी भी रीजन की इंपॉर्टेंस उसकी ज्योग्राफी डिसाइड करती है। तजिकिस्तान बेसिकली एक लैंडलॉक देश है, मतलब समुद्र से काफी दूर। सिर्फ आसपास उसके जो है वो कंट्रीज हैं और वो कंट्रीज हैं अफगानिस्तान, चाइना, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान। इसका मतलब ये है कि अगर हम सेंट्रल एशिया के इश्यूज को कायदे से समझना चाहते हैं तो तजिकिस्तान के इशू को समझना ज़रूरी होगा, तजिकिस्तान को समझना ज़रूरी होगा। और इंडिया के लिए भी ये लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है क्योंकि इसके थ्रू वो अपने इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी ऑपरेशंस को मॉनिटर करता रहा है आज तक। और प्लस इंडिया अपने जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया के, जैसे चाबहार पोर्ट ईरान का हुआ, INSTC हुआ, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, वो उन सब प्रोजेक्ट्स के थ्रू भी इस रीजन से जुड़े रहना चाहता रहा है। तो इसलिए ये सेंट्रल एशिया का जो रीजन है वो इंडिया के लिए भी इम्पोर्टेंट रहा है। तो अब देखते हैं कि तजिकिस्तान और इंडिया का रिलेशन कैसा रहा है आज तक। तजिकिस्तान और इंडिया की दोस्ती जो है वो काफ़ी पुरानी है, 1992 से लगातार चली आ रही है और अच्छी दोस्ती रही है। दोनों देशों के बीच पॉलिटिकल, मिलिट्री और कल्चरल टाइज भी स्ट्रॉन्ग रहे हैं। इंडिया ने तजिकिस्तान की काफ़ी हेल्प भी की है टेक्निकली और अलग अलग तरह के डेवलपमेंटल सपोर्ट्स भी दिए हुए हैं। और तजिकिस्तान ने भी रिसेंट ईयर्स में इंडिया के लिए काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिया हुआ है। तो म्यूचुअल सपोर्ट रहा है दोनों कंट्रीज़ के बीच। और इंडिया के लिए तजिकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में जो इंडिया के लिए नॉन परमानेंट सीट थी उसके लिए भी सपोर्ट दिया था। और SCO में भी आए दिन इंडिया के लिए तजिकिस्तान बोलता रहा है, इंडिया के सपोर्ट में तजिकिस्तान बोलता रहा है। और इकोनॉमिक टाइज भी जो है इन कंट्रीज़ की वो भी ग्रो कर रही हैं। हालांकि लैंड कनेक्टिविटी की चैलेंजेस रहे हैं लेकिन इकोनॉमिक टाइज फिर भी धीरे धीरे ग्रो करती ही रही हैं। और शेयर्ड कल्चर एफिनिटी भी रही है दोनों देशों के बीच में। जैसे इंडिया के बॉलीवुड मूवीज़ वहाँ पे तजिकिस्तान में बहुत फेमस हैं, बहुत ज़्यादा उनको देखा भी जाता है। इंडियन TV शोज़ भी तजिकिस्तान में काफ़ी पॉपुलर हैं और जो कि इंडिया को लोगों से कनेक्ट करते हैं। और जो योगा है वो भी काफ़ी पॉपुलरली प्रैक्टिस किया जाता है वहाँ पे। तो ओवरऑल इंडिया की तरफ से एक पॉजिटिव कल्चरल इन्फ्लुएंस रहा है तजिकिस्तान पर। अब मिलिट्री प्रेजेंस के बारे में बात करते हैं कि टाइमलाइन क्या रही है मिलिट्री प्रेजेंस की। तो इंडिया ने तजिकिस्तान में सबसे पहला मिलिट्री प्रेजेंस जो अपना रखा था वो 1998 में फरखोर एयरबेस पे रखा था। फरखोर एयरबेस में ये उस समय इम्पोर्टेंट था हेलीकॉप्टर रिपेयर और मेडिकल फैसिलिटीज के लिए। और ये आपको अगर याद हो तो ये दौर था तालिबान का समय था, 1997-98, उस समय अफगानिस्तान में तालिबान का रेन चरम पे था। तो उसके अगेंस्ट में ही अफगानिस्तान में नॉर्दर्न अलायंस काम करती थी जो तालिबान के अगेंस्ट रहती थी। वो एक कोalition थी अलग अलग एथनिक ग्रुप्स की, वो अलग अलग एथनिक ग्रुप्स, कुछ उसमें तजीक थे, कुछ उज़्बेक थे, कुछ हज़ारा थे। ये सारे एथनिक ग्रुप्स उस रीजन, सेंट्रल एशियन रीजन के हैं, वो तालिबान के खिलाफ लड़ रहे थे। नॉर्दर्न अलायंस को भी कई देशों का सपोर्ट मिला था जिसमें इंडिया भी था। और इंडिया ने क्या किया था, उस समय मिलिट्री, लॉजिस्टिक्स और मेडिकल हेल्प प्रोवाइड करता था नॉर्दर्न अलायंस को अब तालिबान के अगेंस्ट। इसी वजह से तजिकिस्तान ने फरखोर एयरबेस को यूज करने दिया था इंडिया को, और जहां से वो सपोर्ट प्रोवाइड करते थे नॉर्दर्न अलायंस को। और तालिबान जो है, जैसा कि जानते हैं हम, कि उस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री और इंटेलिजेंस से उसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हासिल थी। फिर आते हैं 1998 के बाद अर्ली 2000s में इंडिया ने और ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट किए, अराउंड 70 से 100 मिलियन US$ इन्वेस्ट किए कि वहाँ की जो सोवियत एरा की फैसिलिटी है एयरबेस की, उसको और डेवलप किया। 10 किलोमीटर, इट इज़ अराउंड 10 किलोमीटर वेस्ट टू दुशानबे, तो उसको और डेवलप करने के लिए और उसका जो रनवे है उसको 3200 मीटर से और एक्सटेंड करने के लिए वहाँ पे पैसे और इन्वेस्ट किए, रनवे बढ़ाया और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी इम्प्रूव किए। फिर 2008 आते आते फरखोर का
क्लोजर हो गया, कुछ मिलिट्री फंक्शंस बंद हो गए। इसके मेन रीजंस थे उस वक्त की अफगानिस्तान में जो सिचुएशन बदल रही थी, उससे इंडिया के स्ट्रेटेजिक नीड्स भी बदल रहे थे। जब तालिबान ने अफगानिस्तान पे कंट्रोल बढ़ाया था, तो इंडिया के लिए वहां पे अपनी मिलिट्री फैसिलिटीज को मेंटेन करना मुश्किल होता चला जा रहा था, और उस पीरियड में इंडिया ने अपनी ऑपरेशनल फुटप्रिंट को थोड़ा रिड्यूस करना शुरू कर दिया। दूसरा रीजन ये क्लोजर का ये भी था कि तजिकिस्तान में रशिया और चाइना का इन्फ्लुएंस भी बढ़ने लग गया था उस समय, और इन दोनों कंट्रीज ने तजिकिस्तान पे प्रेशर डालना शुरू कर दिया था कि जो नॉन रीजनल मिलिट्री प्रेजेंस है उसको कम किया जाए। और इंडिया, जैसा कि हम जानते हैं कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज का कोई पार्टनर तो है नहीं, कोई पार्टनर इन द सेंस कि उसका नेबर तो है नहीं, नेबरिंग पार्टनर है नहीं। तो इसीलिए चाइना और रशिया का इन्फ्लुएंस बढ़ने लग गया कि जो नॉन रीजनल मिलिट्री प्रेजेंस है उसको हटा दो। मतलब बेसिकली उनका यही कहना था कि इंडिया से आप दूरी रहिए, और रशिया और चाइना से, ताकि कि वो अपना इन्फ्लुएंस और ज़्यादा बढ़ा सके उस एरिया में। तो इसी वजह से तजिकिस्तान ने भी अपने आप को रशिया और चाइना के साथ ज़्यादा अलाइन करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो उनके पास में थे, उनसे मदद मिलना और ज़्यादा आसान था कंपेरेटिव टू इंडिया। और अब 2022 में मूव ऑन करते, 2022 में जब एग्रीमेंट एक्सपायर हो गया है, तो यहाँ तो तजिकिस्तान ने इसको रिन्यू करने से ही मना कर दिया है, जिसके रीज़न हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। और इंडिया को फिर 2025 तक आते आते अपना पूरा स्टाफ वहां से हटाना पड़ गया है। अब तजिकिस्तान के नॉन रिन्यूअल का रीज़न क्या है कि मतलब वो रिन्यू करना क्यों नहीं चाहता, जब इतने अच्छे टाइज हैं, इतने स्ट्रॉन्ग टाइज हैं, तो रिन्यू क्यों नहीं करना चाहता। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है चाइना और रशिया का प्रेशर। ये दोनों कंट्रीज जो हैं सेंट्रल एशिया में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहती हैं, और ये नहीं चाहती कि कोई और बड़ी मिलिट्री वहाँ मौजूद रहे। दूसरा एक और रीज़न है कि अफगानिस्तान में तालिबान का कंट्रोल आ चुका है, तो जब तालिबान वहाँ आई तो इंडिया के लिए वहाँ पे अब बेस रखना ज़्यादा मीनिंगफुल रहा नहीं, क्योंकि नॉर्दर्न अलायंस भी नहीं रहा। आपको याद होगा 2021 में जब तालिबान ने टेक ओवर किया था अफगानिस्तान पे, तो नॉर्दर्न अलायंस ही थी जो सबसे लास्ट तक रेजिस्ट कर रही थी, पर नॉर्दर्न अलायंस भी, उसका रेजिस्टेंस भी खत्म हो चुका था, और तालिबान ने कंप्लीट टेक ओवर कर लिया अफगानिस्तान का। तो इसलिए भी इंडिया के लिए अब मीनिंगफुल रहा नहीं वहाँ पे अपना बेस रखना, और तजिकिस्तान भी रशिया और चाइना के प्रेशर में आने लग गया, तो इसलिए भी ये स्टेप नेचुरली ही आ गया कि इंडिया को वहाँ से हटना पड़ा। फिर अब ये देखते हैं कि ये तो रिन्यू नहीं करने का रीज़न हो गया, तो अब हमें ये जानने की इच्छा होती है कि क्या इंडिया का कोई इन्वेस्टमेंट भी था, क्या इंडिया ने अपने पैसे भी लगाए थे वहाँ पे। तो हाँ, इंडिया के इन्वेस्टमेंट्स तो थे, इंडिया ने वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स भी किए थे, और कई सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स भी वहाँ पे चल रहे थे इंडिया के, और जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के हेल्थ, एजुकेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, काफ़ी प्रोजेक्ट्स किए थे। इंडिया ने अपना सॉफ्ट पावर भी यूज़ करते हुए वहाँ डेवलपमेंटल वर्क किया था, जैसे रनवे का एक्सटेंशन कर दिया, जैसे वो 3200 मीटर का एक्सटेंशन हुआ था, मैंने बताया था। फिर फ्यूल डिपोट बना दिया, रोड्स इम्प्रूव कर दिए। तो मतलब इंडिया चाहता था कि उसका जो इन्फ्लुएंस हो वो सिर्फ मिलिट्री इन्फ्लुएंस ना हो उस रीजन पे, उस पर इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस भी रहे उस रीजन पे। तो और वो इन्फ्लुएंस वहाँ कंटिन्यूस रहे, ऐसा ना हो कि इन्फ्लुएंस कम हो जाए। क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लुएंस कम होने का मतलब है कि सेंट्रल एशिया पे पकड़ थोड़ी कम हो जाना, और इससे इंडिया के जियोपॉलिटिकल पावर पे भी डेंट लगने का चांसेस था। तो अच्छा, तो इसके स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस क्या हैं इस विड्रॉल के। तो इस विड्रॉल के दो मतलब हैं, दो मायने हैं इंडिया के लिए। एक तो सबसे पहला है कि इमीडिएट लॉसेस। 27 साल की डायरेक्ट मिलिट्री प्रेजेंस जो है सेंट्रल एशिया में वो खत्म हो जाती है। इसका मतलब ये है कि सिक्योरिटी मॉनिटरिंग, इंटेलिजेंस गैदरिंग, इन सब में काफ़ी कमजोरी देखी जाएगी, और इंडिया की क्रेडिबिलिटी पे भी डेंट पड़ा है कि इंडिया की क्रेडिबिलिटी एज ए रीजनल सिक्योरिटी पार्टनर वो भी कम हो चुकी है। और पाकिस्तान को जो इसका फ़ायदा मिलेगा वो तो मिलेगा ही, वो तो नॉन नुकसान है। और इस वैक्यूम का जो फ़ायदा है वो रशिया भी उठाएगा, चाइना भी उठाएगा, और वेरी मच पॉसिबल कि चाइनीज़ डोमिनेंस सेंट्रल एशिया में बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। इसके कुछ ब्रॉडर कॉन्सिक्वेंसेज भी हैं। ब्रॉडर कॉन्सिक्वेंसेज ये हैं कि इंडिया की पोजीशन जो है सेंट्रल एशियन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में बहुत वीक हो गई। पहले इंडिया वहाँ अपना बेस रख करके डायरेक्टली रीजनल सिक्योरिटी डेवलप कर सकता था,
और जो ग्राउंड लेवल इंटेलिजेंस या रैपिड रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी थी वो भी अब खत्म हो चुकी है। मतलब अगर एरिया में कोई इंस्टेबिलिटी होती है या टेररिज्म होता है या मिलिट्री थ्रेट होता है तो इंडिया के पास उसका सीधा इंटेल नहीं है और इंडिया सीधे डायरेक्टली कुछ नहीं कर पाएगी वहाँ पे। दूसरा, वखान कॉरिडोर से एसएस रूट कॉम्प्लिकेट हो चुका है। देखो, वखान कॉरिडोर एक नैरो सा स्ट्रिप है अफगानिस्तान तजिकिस्तान के बॉर्डर पे, जो इंडिया के लिए सेंट्रल एशिया में एंट्री का एक इम्पॉर्टेंट रास्ता है। लेकिन अब जब इंडिया का ऑफिशियल बेस ही नहीं है वहां पे, तो मिलिट्री या स्ट्रेटेजिक एसेट्स को उस कॉरिडोर के थ्रू मूव करना बहुत रिस्की और स्लो हो जाएगा। और रीजनल कनेक्ट नहीं होने से पहले जितनी आसानी से मूव कर सकते थे वो अब नहीं हो पाएगा। तीसरा जो डेंट पड़ा है इंडिया को कि उस क्रेडिबिलिटी एज ए सिक्योरिटी पार्टनर सेंट्रल एशियन रीजन में वो काफी रिड्यूस हो गई है। सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो थे पहले इंडिया को रिलायबल सिक्योरिटी पार्टनर के तौर पे देखते थे, लेकिन अब उनको लगता है कि इंडिया अपने कमिटमेंट में थोड़ा इनकंसिस्टेंट हो सकता है, क्योंकि उसकी कोई ग्राउंड प्रेजेंस जब है ही नहीं तो रीजनल स्टेट्स उस पर कैसे रिलाई करेंगे। तो वो ज़्यादा रिलाई करेंगे उन कंट्रीज पे जो जिनकी प्रेजेंस है वहाँ पे, जैसे रशिया, चाइना, ठीक है। और चाइना तो इस मामले में माहिर है ही। और चौथा पॉइंट मेन ये है कि रशिया और चाइना का पोजीशन जो है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। इंडिया के इस एग्जिट से जो पावर वैक्यूम क्रिएट होगा वो रशिया अपने मिलिट्री बेसिस से फिल करेगा और चाइना अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट से फिल कर देगा। तो उनकी इन्फ्लुएंस जो है सेंट्रल एशिया में अब पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी और रीजनल जो छोटे देश हैं वहाँ पे वो अपने सिक्योरिटी या डेवलपमेंटल नीड्स के लिए भी उन पे बहुत ज़्यादा निर्भर हो सकते हैं। तो ये तो स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस हो गई इंडिया पे। अब रीजनल पावर जो वैक्यूम फिल कर रही हैं तो उसके बारे में देखते हैं। तो रशिया तो तजिकिस्तान में सबसे बड़ा मिलिट्री बेस मेंटेन करता है जिसमें 7,000 से ज़्यादा के ट्रूप्स हैं और वो तजिकिस्तान की मिलिट्री और डिफेंस पॉलिसीज को भी कंट्रोल करता है। चाइना ने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के थ्रू अपनी प्रेजेंस को और ज़्यादा बढ़ाया है और जो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में मेन प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स, उसी के थ्रू मेनली वो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम करते चले जा रहे हैं और अपनी प्रेजेंस बढ़ाते चले जा रहे हैं। दोनों मिलकर के सेंट्रल एशिया पर अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जो है वो इंक्रीज करते चले जा रहे हैं, जहाँ छोटे देशों को अपनी फ्रीडम को सेक्रीफाइस करने के चांसेस हैं, उनके फ्रीडम कॉम्प्रोमाइज होने के भी चांसेस हैं जिससे। तो इस सब को देखने के बाद इंडिया की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, इंडिया क्या कोई स्टेप्स ले रहा है। तो इंडिया अब अपनी स्ट्रेटेजी जो है थोड़ी थोड़ी बदल रहा है। मिलिट्री से ज़्यादा वो इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक टूल्स पे अब फोकस कर रहा है। ट्रेड और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बढ़ा रहा है, जैसे INSTC और चाबहार पोर्ट का जो इन्वेस्टमेंट है वो इसी के रिगार्डिंग एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। और मल्टीलेटरल फोरम जैसे SCO हुआ, उसमें पार्टिसिपेशन से इंडिया अपने इंटरेस्ट को मेंटेन कर रहा है। बेसिकली एग्रेशन से ज़्यादा वो कोलैबोरेशन और डेवलपमेंटल एफर्ट्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अब इसके अलावा जो अल्टरनेटिव रूट्स क्या हैं, जैसे सेंट्रल एशिया से अब तो हम डायरेक्ट जा नहीं सकते, तो इसके अलावा और क्या रूट है कि हम सेंट्रल एशिया पे कनेक्ट बनाए रखें, सेंट्रल एशिया पे हमारी प्रोडक्ट्स का सप्लाई होता रहे, वो मार्केट हमारे लिए खुला रहे। इसके लिए अलग अल्टरनेटिव रूट्स क्या हैं। तो इसके लिए एक नया प्लान जो इंडिया लेकर के आया है वो है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जिसमें इंडिया के पास एक अच्छा कनेक्शन मिलता है ईरान के चाबहार पोर्ट से सेंट्रल एशिया और यूरोप को। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के बारे में बता दूं तो वो एक 7200 किलोमीटर लंबा एक मल्टी मोड नेटवर्क है, जिसमें शिप, रेल और रोड का रूट इस्तेमाल करके जो फ्रेट का मूवमेंट उसमें पॉसिबल किया जाता है। वो अजरबैजान से सेंट्रल एशिया, फिर यूरोप, इंडिया, ईरान होते हुए रशिया, ये रूट यूज होता है उसमें आपके INSTC। और इसमें जो है इंडिया ने चाबहार पोर्ट में भी काफ़ी पैसा इन्वेस्ट किया है, जिससे वो अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के मार्केट से डायरेक्ट कनेक्ट हो सके। और सेंट्रल एशिया जो है इंडिया के लिए थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया के जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, सिक्योरिटी और कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है सेंट्रल एशियन कंट्रीज। बिना उसके इंडिया के रीजनल और ग्लोबल रोल काफ़ी लिमिटेड हो जाएंगे। इसके बाद हमारे की टेक अवेज क्या हैं इसको लेकर के। तो देखा जाए तो इंडिया के एग्जिट से एक पावर वैक्यूम तो बना है, रशिया और चाइना जिसको भरे चले जा रहे हैं, लेकिन इंडिया जो है अपनी कनेक्टिविटी, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी को स्ट्रॉन्ग करके अपनी पोजीशन बनाए रख रहा है।
फ्यूचर में इंडिया के इकोनॉमिक स्टेट क्राफ्ट और पार्टनरशिप पे ज़्यादा ध्यान रहेगा, ताकि कि अपनी सेंट्रल एशिया में जो उसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है वो मेंटेन रहे, रिड्यूस ना होकर कम से कम मेंटेन रहे। और यही था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फॉर एनी क्वेरीज और सजेशन ऑन दिस वीडियो, डू कमेंट। और अगर आपको किसी नया या पुराने या किसी भी जियो पॉलिटिकल इवेंट पे वीडियो चाहिए तो डू लेट मी नो दैट टू। थैंक्स फॉर लिसनिंग। Until next video, signing off. Jai Hind.